नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज किसानों के ट्रैक्टर मार्च में लाल किले के पास जमकर बवाल हुआ। किसानों को यहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद किसानों ने उपद्रव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये एक तस्वीर आप देखिए, जहां लाल किले की उस दीवार से लगभग 20 से 30 फुट नीचे कूदने को मजबूर हुए पुलिसकर्मी, क्योंकि उन पर पथराव किया जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी। तो कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कई पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी लाल किला परिसर में मौजूद हैं। इधर दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच किसान नेताओं ने कहा है कि उनकी तरफ से कानून नहीं तोड़ा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा, मार्च में शामिल 32 किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की ओर से तय किए गए रूट पर ही चल रहे थे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ट्रैक्टर मार्च की आड़ में प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी किस तरह से, ये जरा देखिए आप। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। ट्रैक्टर दौड़ाए और तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमले की कोशिश की गई। झड़प में कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर पहुंचकर खालसा पंथ और किसान संगठनों के झंडे फहरा दिए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी अब भी इसी इलाके में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां 10 दिनों में कांग्रेस का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिलावट ने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। जब उन्होंने कहा था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, कितने दिन में माफ कर देंगे? 10 दिन में 1 का 2 लाख माफ हुआ क्या? किसानों को धोखा तो कांग्रेस ने दिया। अब किसान की बात, ये झूठे आंसू, किसानों को धोखा देना कांग्रेस बंद कर। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ध्वजारोहण किया है और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में हुए मुख्य समारोह में झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। कोरोना की वजह से मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। हालांकि कार्यक्रम को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी। इस दौरान सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम भूपेश ने पलकोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गेंद सिंह को नमन किया। साथ ही बस्तर समेत प्रदेश में चल रही तमाम विकास योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों, ग्रामीणों और आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक हमारा संविधान है। कमजोर तबकों को न्याय दिलाने के लिए हम चुनौतियों का सामना करेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ से सरकारी कामकाज आगे बढ़ रहा है। स्थानीय विकास और आजीविका के नए साधनों का निर्माण होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के एसएफ ग्राउंड में हुए मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। परेड में शिरकत कर रही है, इसका नेतृत्व संभ्रांत नागरिकों का अभिवादन स्वीकार करते शुभकामनाएं। मित्रों, हम ना भूलें उनको। आज यह अवसर है कि हम अपने संविधान निर्माताओं की चिंता को साझा करें।
आपस में विचार विमर्श करें, संविधान के आधार पर देश चले, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान हो और हमारे संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं का मान कायम रहे। इस दिशा में मजबूती से चलने का संकल्प लेना भी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के आशाओं के अनुरूप सद्भाव और समरसता के रास्ते पर अडिग रहा, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? वही बात करें शिवराज कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों की तो धार जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने झंडा वंदन करके परेड की सलामी ली। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना में ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना के लाल परेड ग्राउंड पर झंडा फहराया। बात करें एक और मंत्री की तो मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने अनूपपुर में ध्वजारोहण किया। तो वहीं जबलपुर में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया। उनका निरीक्षण किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एमपी के भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर दफ्तर में ध्वजारोहण किया गया। भोपाल में कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन प्रभारी ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़ा। वहीं रायपुर के राजीव भवन में 72वां गणतंत्र दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण करके नागरिकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही दायित्वों का पालन करते हुए देश और समाज के विकास में भूमिका तय करने का संदेश दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज एमपी और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस ने ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने झंडा वंदन किया। समारोह में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हाईकोर्ट के सभी जस्टिस और प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने कोर्ट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, महाधिवक्ता और अन्य सीनियर अधिवक्ता मौजूद रहे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 25 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स कोरोना संक्रमण काल को याद करते समय वो भावुक हो गए। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले वॉरियर्स से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने।
गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो ये योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार को छोड़कर, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए योगदान दिया और आज राज्यपाल महोदया ने इनका सम्मान किया है। हम बात करेंगे, आपको आज सम्मान मिला यहाँ पर, कुछ यादें उस समय की जब आप कोरोना वायरस के उसमें कोरोना के जो पीड़ित हैं उनकी सेवा में लगे रहते थे, फिर घर जाते थे, ऐसी कुछ यादें होंगी उस समय। किस तरह से आपका मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल, जब कोरोना शुरुआत हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा समस्या सामने आई थी। खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर है हमारे, जो विभिन्न राज्यों से यहाँ आ रहे थे, यहाँ से जा रहे थे बाहर, उनके लिए काम करने का मुझे अवसर मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके लिए कुछ कर पाया मैं। क्या कहना है आपको इस मौके पर? यही कहना है कि जितने लोगों को, मैं होम आइसोलेशन टीम में थी, तो जितने लोगों को भी हमने होम आइसोलेशन दे पाया और जो अपने घर के माहौल में रह के स्वस्थ हुए, तो ये हमें बहुत अपार खुशी देता है कि बहुत लोगों को हमने जान बचाई। पुलक भट्टाचार्य भी हैं, आपका क्या कहना है, कुछ यादें इसको लेकर? कि कोरोना काल में नगर निगम और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लगातार कार्य चलते रहे। यहाँ के लोगों को ये सोशल बातें बताना कि आप कांटेक्ट डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। इसके बहुत से एक्सपीरियंस है और ये इसको एक टीम के साथ ही इसको पूरा किया जा सकता है। तो आपने सुना कि एक पूरी टीम जो थी, ये लोगों की ये टीम थी, कोरोना वायरस की टीम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में, खासकर रायपुर में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की और आज निश्चित रूप से इनका जो सम्मान हुआ है, उस सम्मान के दौरान इनकी उस दौरान की बातें भी, कुछ यादें आई, कुछ उन्होंने कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कोरोना के जो कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने काम किया, एक टीम भावना के साथ काम किया था और इसको लेकर उन्हें गर्व भी है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों ने भी राजपथ पर भारत की ताकत दिखाई। NSG के जवानों ने पैदल मार्च कर शौर्य का प्रदर्शन किया। देश में गणतंत्र दिवस शान से मनाया जा रहा है। आज दिल्ली की राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई। इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई गई। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 29 और 30 जनवरी को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। इस दौरान वो बिजली उपभोक्ताओं से मिलेंगे और उन्हें बिजली बचाने के साथ ही बिजली चोरी नहीं करने और समय से बिल जमा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं का उन्होंने मौके पर निदान भी किया। मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने की सियासत तेज होती जा रही है। हलाली डैम का नाम बदलने की उमा भारती की मांग को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने और आगे बढ़ा दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि इस संबंध में उनकी उमा भारती से चर्चा हुई। दंतेवाड़ा के कटी कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल में एसपी अभिषेक पल्लव के सामने 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सली, 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों पर सड़क काटने और पुलिस पर हमले जैसे कई आरोप हैं। इस दौरान एसपी अभिषेक पल्लव समर्पित नक्सलियों और बच्चों के साथ नाचते नजर आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव संचालन समिति की घोषणा की है। समिति में कुल 15 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि विधायक रमेश मेंदुला और प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी को सह संयोजक बनाया गया है। ये टीम इस नगर निकाय के चुनाव को अच्छे से अच्छा कैसे हम बनाने का प्रयास करें, इसमें काम उसका प्रारंभ पहले से ही है और अब संचालन समिति इसको संभालेगी। और मुझे विश्वास है कि संचालन समिति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव ऐतिहासिक मतों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ हम लोग जीतेंगे। रायगढ़ विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रकाश नायक ने धान खरीदी पर भाजपा नेताओं का निशाना साधा है। नायक का कहना है कि प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। भाजपा तब धरना प्रदर्शन कर रही है जब सरकार धान खरीदी कर रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद भाजपा नेता न सिर्फ धान बेच रहे हैं बल्कि राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ये दोहरी नीति समझ से परे है। देखिए,
धान खरीदी हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है और पिछले सालों के अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हमने कर लिया है। लगभग 86 लाख मीट्रिक टन कल तक खरीदी हो गई थी। और रही बात इनके भाजपा वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने खुद धान बेचा है। किसान इन सब चीज को अच्छे समझते जानती भी है और इनका जो किसान विरोधी चेहरा है ये उजागर हो गया इस तरह। सुकमा जिले के सबसे अधिक नक्सल प्रभाव वाले मिनपा में आज़ादी के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। कोबरा 206 बटालियन, सीआरपीएफ द्वितीय और 150वीं बटालियन एसटीएफ डीआरजी के जवानों ने मिनपा गांव में ग्रामीणों के साथ ध्वजारोहण कर जंगल में ही प्रभात फेरी निकालते हुए भारत माता की जयकारी के नारे लगाए। दरअसल मिनपा वही इलाका है जहां बीते वर्ष नक्सली हमले में डीआरजी एसटीएफ के 17 जवान शहीद हो गए थे। गणतंत्र दिवस पर शहीद जवानों को भी याद किया गया। एक महीने पहले ही मिनपा में सुरक्षा बलों का नया कैंप खोला गया है, जहां ग्रामीणों को सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा देश के गणतंत्र की जानकारी भी दी गई। ध्वजारोहण के दौरान बड़ी संख्या में मिनपा के वो ग्रामीण और बच्चे भी मौजूद थे जो कभी सुरक्षा बलों को देखकर गांव छोड़कर भाग जाते थे। गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर दंतेवाड़ा पुलिस के सामने 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। ये सरेंडर कटे कल्याण थाना इलाके के चिकपाल गांव में हुआ है। खास बात यह भी है कि यहाँ ध्वजारोहण किसी और ने नहीं बल्कि समर्पित नक्सली आयतू ने किया है। सरेंडर करने वाले सभी नक्सली कटे कल्याण और कुआकोंडा इलाके में सक्रिय रहे हैं। इन पर सड़क खोदने, पुलिस पर हमला करने और ग्रामीणों की हत्या के आरोप हैं। सरेंडर के बाद एसपी ने समर्पित नक्सलियों और बच्चों के साथ जमकर नृत्य किया। एसपी को इस तरह नाचते देख हर कोई हैरान था। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रभारी मंत्री शिव डहरिया की मौजूदगी में एक कांग्रेस नेता की पिटाई हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता अनिमेश सिन्हा पर उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया था कि अनिमेश सिन्हा ने उनकी बेटी को रायपुर में बंधक बनाकर रखा है। लेकिन जब पुलिस ने लड़की से बयान लिया तो लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी दूसरी जगह करवाना चाहते थे, जिस पर अनिमेश सिन्हा ने आरोप लगाने वाले परिवार को उसके साथ मारपीट की। शिकायत पुलिस में करने पर कांग्रेस नेता अनिमेश सिन्हा पर अपराध भी दर्ज कर लिया गया था। भोपाल में फराज नाम के युवक पर उसके घर के पास ही कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में फराज घायल हो गया है। पीड़ित की शिकायत पर जहांगीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद हुए। पुलिस आगे की जांच कर रही है। IBC 24 की खबर के बाद प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में अब 97 सेंटरों की जगह 175 केंद्र होंगे जहां टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में जहां हर दिन औसतन 5000 लोगों को टीका लग रहा था, वहीं नए सेंटर खुलने के बाद एक ही दिन में 11,290 लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो सबसे कम 30% टीकाकरण और प्रदेश में अब तक 40,022 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो सुकमा में सबसे कम हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादक किसानों के लिए उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय के तहत कुसुम, पलाश, बेर, बाकी वृक्षों और सोमिया लता आदि फसलों के लाख उत्पादन यहाँ किया जाएगा और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए कृषक समूह को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋणमान का उन पर प्रदान किया जाएगा। इसमें लाख उत्पादक तथा प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए किसान समूह को फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण पर नियमानुसार ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बीते 2 माह में 9 सदस्यीय हाथियों के दल के उत्पात से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। भोजन की तलाश में आया हाथियों का दल रात को बस्ती में घुस गया और
घरों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और इसी दौरान 2 पहाड़ी कोरवा इनकी चपेट में आ गए और हाथियों ने उनसे कुचलकर उनकी मौत के घाट उतार दिया। मारे गए 2 लोगों में एक 28 वर्षीय युवक धनेश्वर कोरवा और दूसरा मृतक 60 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसका नाम बोधीराम है। छत्तीसगढ़ में बालोद बस्तर के बाद अब धमतरी जिले में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पशु विभाग अब बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल 21 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर के पास 2 उल्लुओं की मौत हुई थी, जिसके बाद मुर्गियों की मौत भी सामने आई थी। पशुपालन विभाग ने दोनों जगह के सैंपल भेज दिए थे जांच के लिए, जिसके रिपोर्ट में बर्ड फ्लू पॉजिटिव बताया गया है।